Welcome to all of you. A warm welcome in online classes of Gayatri Group of Institute. Today we are discussing about PC culture. PC culture is also known as fish culture. आज हम डिस्कस करेंगे मत्स्य पालन के बारे में, जिसे मछली पालन के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 41 का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने इस चैप्टर में एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद लेक कल्चर, लाख कीट संवर्धन। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पीसी कल्चर, मत्स्य पालन या फिश कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पीसी कल्चर या जो फिश कल्चर है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे कि आखिर मत्स्य पालन क्यों करवाया जाता है, क्या फायदा है मत्स्य पालन से। ऐसी कुछ बातों पे मैं डिस्कशन करूंगा। देन इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं फिश कल्चर या पीसी कल्चर को, हिंदी में जिसे मत्स्य पालन या मछली पालन के नाम से जाना जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ उपयोग के बारे में। नंबर 1 कि जो पीसी कल्चर है, मत्स्य पालन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका सीधा सा उद्देश्य है अच्छी गुणवत्ता वाली मछली की प्रजातियों का संवर्धन करना। और ये जो मछली की प्रजातियां संवर्धित की गई हैं, इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो फिश है, मछली है, वो एक कंप्लीट डाइट है, एक पूर्ण आहार इसे माना जाता है। क्योंकि फिश में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, पर्याप्त मात्रा में वसा की मात्रा मौजूद है, विटामिन प्राप्त होते हैं और मिनरल्स, लवण प्राप्त होते हैं। और इस कारण जो फिश है उसे एक कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार माना जाता है।
और इसीलिए एक बड़े स्तर पर नियंत्रित परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली, बढ़िया क्वालिटी वाली जो मछली की प्रजातियां हैं उनका संवर्धन किया जाता है। और इसी घटना को, इसी प्रोसेस को पिसीकल्चर, मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। तो हमने सिग्निफिकेंस की बात की, उद्देश्य की बात की कि आखिर मत्स्य पालन का, फिश कल्चर का एम, उद्देश्य क्या है। तो यहां सीधा सा उद्देश्य है पिसीकल्चर का कि बढ़िया क्वालिटी वाली मछली की प्रजातियों का नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन किया जाता है। और ये जो मछलियां हैं ये एक पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट के रूप में काम करती हैं। और इस प्रकार मत्स्य पालन से जो मछलियां संवर्धित की जाती हैं वे भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती है। एक उद्देश्य तो ये डिस्कस किया। नंबर 2 कि जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, इनसे विटामिन बी प्राप्त होता है। और विटामिन बी का उपयोग विभिन्न प्रकार की विटामिन के सप्लीमेंट्स, मार्केट में विटामिन की कुछ सप्लीमेंट्स मिलती हैं, वो विटामिन की सप्लीमेंट इन फिश से प्रिपेयर की जाती हैं। 2 हो गए। तीसरा, ये जो पिसीकल्चर है, मत्स्य पालन है, इसमें हमें मछलियों के स्केल्स, शल्क हैं, वो भी प्राप्त होते हैं, उनकी स्किन प्राप्त होती है। तो मछलियों के जो स्केल्स हैं, इनकी जो स्किन, त्वचा है, इनकी सहायता से कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन हो सकते हैं, कुछ चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि पिसीकल्चर या जो मत्स्य पालन है, फिश कल्चर है, उसका उद्देश्य क्या है। तो मोटे रूप से अगर बात करें कि मछली पालन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि मछली पालन भोजन के रूप में मछलियों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्योंकि फिश जो है उसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स सब कुछ मौजूद हैं और वो एक कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार का कार्य करती है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस, जो एम हमने डिस्कस किया कि मछलियों के जो स्केल्स हैं, शल्क हैं, उनकी जो स्किन है, उसका उपयोग कुछ उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। जैसे चमड़े की कुछ वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, ये भी एक उपयोग फिशेस या फिश कल्चर का है। तीसरी बात, कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं और ये विटामिन के जो सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं इनमें भी फिश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फिश में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा एक छोटी सी परिभाषा मत्स्य संवर्धन की, फिश कल्चर की, कि हम मत्स्य संवर्धन को
परिभाषित कैसे करें। तो एक छोटी सी परिभाषा है कि क्या करते हैं इसमें, कि मछलियों की उपयोगी, बढ़िया गुणवत्ता वाली प्रजातियों का नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन करना पीसी कल्चर कहलाता है, मत्स्य संवर्धन कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन डिस्कस की कि मछली की उपयोगी, उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों का नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन पीसी कल्चर, मत्स्य संवर्धन कहलाता है। यहां तक ठीक। अब यहां इसी से मिलता जुलता सा एक शब्द आता है एक्वा कल्चर के बारे में। इसे जल कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जल संवर्धन कह दो। तो एक्वा कल्चर क्या है पहले वो समझेंगे, फिर हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो एक्वा कल्चर का मतलब है कि जो जलीय जंतु हैं, उन जलीय जंतुओं का संवर्धन करना, जलीय संवर्धन एक्वा कल्चर कहलाता है। तो जो मछली है ये भी एक जलीय जंतु है, फिशेज है, वो एक्वेटिक है। इसलिए मत्स्य पालन उदाहरण है एक्वा कल्चर का, जल संवर्धन का। अच्छा, मछली के अलावा और भी कई अन्य जलीय जंतु हैं, उनका संवर्धन भी किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, जंतुओं का एक संघ है मॉलस्का, शंख, सीपी, ये सब उस संघ के जंतु हैं। तो मॉलस्का संघ का जब हम वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक वर्ग आता है उसका, और उस वर्ग का नाम है बाइवाल्विया। तो इस वर्ग के जो जंतु हैं बाइवाल्विया के, तो उनमें कुछ जंतु हैं जिनका नाम है मुक्तासीपी, अंग्रेजी में जिन्हें पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इन जंतुओं का? पर्ल ऑयस्टर। तो इन पर्ल ऑयस्टर का, इन मुक्तासीपी का, जो कौन से वर्ग से संबंधित है? बाइवाल्विया से, संघ मोलस्का है। तो ये जंतु क्या करते हैं? मुक्ता, मोती का निर्माण करते हैं, पर्ल का निर्माण करते हैं। तो उसको कहते हैं पर्ल कल्चर। ठीक है, मुक्ता संवर्धन, मोती निर्माण। तो ये भी एक्वा कल्चर का ही भाग है, क्योंकि ये मॉलस्का के जंतु हैं, ये एक्वेटिक, जलीय आवास में पाए जाते हैं। तो एक्वा कल्चर के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, संधि युक्त उपांग वाले जंतु। उनमें एक जलीय आर्थ्रोपोड हैं जिन्हें क्रस्टेशिया वर्ग में रखा गया है। तो ऐसा ही एक क्रस्टेशिया है पेलिमॉन, जिसे झींगा या प्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रॉन का या झींगा का भी नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन किया जाता है, और इस झींगा का उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। और ये जो पेलिमॉन है वो भी जलीय जंतु है, झींगा। तो एक्वा कल्चर के कई उदाहरण हो सकते हैं। तो पहली बात की, एक्वा कल्चर, जल कृषि, जल संवर्धन क्या है? तो एक परिभाषा हमने डिस्कस की, क्या
कि जलीय जंतुओं का नियंत्रित परिस्थितियों में एक बड़े स्तर पर संवर्धन करना एक्वाकल्चर या जल संवर्धन या जलीय कृषि कहलाता है। और इस एक्वाकल्चर में हम बात करते हैं केवल और केवल किसकी? जलीय जंतुओं के संवर्धन की। तो इस एक्वाकल्चर के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे एक हुआ पीसी कल्चर, मत्स्य संवर्धन की, जो आज डिटेल पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है। दूसरा है पर्ल कल्चर, मुक्ता संवर्धन, जिसमें मोती निर्माण करने वाले जो जंतु हैं जिनको मुक्ता सीपी, पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, जो संग मॉलस्का के जंतु हैं उनके संवर्धन की बात कर रहे हैं, वो भी जलीय जंतु हैं। और तीसरा है प्रॉन कल्चर, झींगा संवर्धन, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, क्रस्टेशिया से संबंध है इसका, ये भी जलीय जंतु है। तो एक्वाकल्चर के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पीसी कल्चर, पर्ल कल्चर, प्रॉन कल्चर। अब हमारा जो सिलेबस है 12th का, उसमें डिटेल पीसी कल्चर के बारे में है, तो उसी को हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि पीसी कल्चर इट इज द पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। ये जल संवर्धन, जल कृषि का ही एक भाग है। ओके, अब डिस्कस करते हैं। दो चीजें, तीन बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। पहली, पीसी कल्चर का एम क्या है, क्यों मत्स्य संवर्धन किया जाता है, एक तो हमने ये डिस्कस किया। तो उसमें मोटे रूप से मैंने आप लोगों को 3 सिग्निफिकेंस, 3 लाभ मत्स्य पालन के बताए हैं। दूसरी बात हमने डिस्कस की मत्स्य संवर्धन की एक परिभाषा के बारे में। और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया एक्वाकल्चर क्या है, एक्वाकल्चर के कुछ उदाहरण मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ कल्चरेबल फिशेस। मैं उन मछलियों की बात कर रहा हूं भारतीय संदर्भ में, इंडियन कंसर्न में बात करेंगे उन मछलियों की जिनका संवर्धन किया जाता है। देखो बात यहां है कि हम संवर्धन के लिए उन फिशेस को सेलेक्ट करेंगे कि एक तो जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 2, वो खाने के लिए उपयोगी होनी चाहिए। और नंबर 3, उच्च उत्पादन क्षमता उसमें होनी चाहिए, प्रजनन की दर उच्च हो। तो ऐसी प्रजातियां सेलेक्ट की जाती हैं संवर्धन के लिए। तो 3 बातें बताई मैंने। एक तो वो खाने योग्य होनी चाहिए, यानी उपयोगी हो। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उच्च उत्पादन क्षमता वाली हो, कि वो अधिक संख्या में अंडे दे, अधिक संख्या में संततियों का निर्माण करे। तो ऐसी जो कल्चरेबल फिशेज हैं जिनका संवर्धन किया जाता है, उन फिशेज को इन 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। तो 3 प्रकार की ऐसी मछलियां हैं जिनका उपयोग कल्चर के लिए किया जाता है या पीसी कल्चर में इन्हें उपयोग में लिया जाता है।
तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। पहला है, इनको हिंदी में हम कहते हैं देशज मछलियां। देखो, देशज का मतलब है ये स्थानीय मछलियां हैं हमारे यहाँ की, जिसमें जितनी भी कॉमन कार्प है जैसे कटला, रोहू, ये सब इस कैटेगरी की मछलियां हैं। तो जो भी कॉमन कार्प है, सिंपली क्या कहेंगे कि जो देशज मछलियां हैं ये हमारे यहाँ की स्थानीय मछलियां हैं। हमारे यहाँ की नदियों में, नहरों में, तालाबों में ये मछलियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं, इसलिए हमने इनको हिंदी में देशज मछलियों के नाम से जाना है। तो जितनी भी कॉमन कार्प है, सामान्य प्रकार की, कटला, रोहू, लेबियो, ये जो सब है वो कॉमन कार्प का एग्जाम्पल है। ये हमारी नहरों में, नदियों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली मछलियों की प्रजातियां हैं। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी में वो मछलियां हैं जो मूल रूप से लवणीय जल की थी, यानी समुद्री आवास में मिलने वाली थी, मैराइन वाटर फिशेस थी। लेकिन अब ये मछलियां अनुकूलित हो गई हैं अलवणीय जल के लिए, यानी इनका संवर्धन अब तालाब में, फ्रेश वाटर में किया जा सकता है। तो दूसरी कैटेगरी में चानोज एक मछली है, वो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। तो ये मछलियां मूल रूप से तो समुद्री, यानी जो लवणीय जल जो था उसमें पाई जाती थी, लेकिन अब ये मछलियां अनुकूलित हो गई हैं फ्रेश वाटर के लिए। ओके, तीसरी है एग्जोटिक फिशेज। एग्जोटिक मतलब ये बाह्य प्रजातियां हैं, विदेशी हैं, लेकिन खाने योग्य थी, उच्च उत्पादन क्षमता थी, इसलिए ऐसी कुछ मछलियां इंपोर्ट की गई हैं, बाहर से मंगवाई गई हैं और फिर इनका संवर्धन किया जा रहा है। तो ये बाह्य प्रजातियां हैं, एग्जोटिक स्पीशीज हैं। इसमें सिल्वर कार्प हैं, चाइनीज कार्प हैं, ऐसी कुछ मछलियां इस कैटेगरी में आती हैं। तो आज हमने पीसी कल्चर से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की। कल हम इसका पीसी कल्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब पीसी कल्चर, मत्स्य संवर्धन की क्रिया की जाती है तो क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। फिर 2 प्रकार के प्रजनन काम में लिए जाते हैं। प्राकृतिक प्रजनन क्या है, एक तो वो डिस्कस करेंगे। एक प्रेरित प्रजनन क्या है, तो नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या कमियां हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर उन्हीं कमियों को देखते हुए वर्तमान में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, प्रेरित प्रजनन का उपयोग किया जाता है। तो बात करेंगे कि प्रेरित प्रजनन क्या है, कैसे करवाया जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे आवश्यकताओं के बाद में, प्रजनन के प्रकार के बाद में, मछलियों से संबंधित कुछ पैकिंग टेक्निक कि लंबे समय तक वो खराब ना हो, सुरक्षित रखा जा सके, तो क्या क्या नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कैनिंग हो गया, डिब्बाबंदी कैसे करते हैं, इस तरह की कुछ तकनीकें हैं, डीप फ्रीजिंग हो गई, इनके बारे में भी कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।